फोटोग्राफी करियर में दोस्तों आपको कदम कदम पे जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो है अपने करियर में सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपने अंदर जो है एक एक्स फैक्टर जिसे हम कहते हैं ना कि भाई फोटोग्राफी तो सबको आती है, सबके पास में अच्छे कैमरा और लेंसेज होते हैं, लेकिन वो जो एक्स फैक्टर होता है जहाँ पर एक फोटोग्राफर हज़ारों फोटोग्राफर से आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा ऐसे 7 स्किल्स की जो अगर आप में हैं तो डेफिनेटली आपको ये फोटोग्राफी करियर में बहुत हेल्प करेंगे। तो सभी बिगनर फोटोग्राफर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्किल की बात करें तो ये एक ऐसा स्किल है, अगर आपके अंदर ये स्किल होगा, ये स्किल प्रैक्टिस से आता है और बहुत आसान तो नहीं बोलूँगा लेकिन टाइम लगता है इसको आने के लिए। कई बार 1-2 साल, 3 साल, 4 साल भी लगते हैं, लेकिन अगर आप इसके तरफ बढ़ेंगे, इसके लिए कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली स्किल आप हासिल कर सकते हैं। और ये स्किल है दोस्तों, इमेजिन द एंटायर शॉट बिफोर द शूट। यानी कि शूट करने के पहले ही अगर हमें पता हो कि हमें किस तरह का फाइनल आउटपुट चाहिए अपने फ़ोटोज़ का या अपने उस पर्टिकुलर शॉट का, तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफी एज अ फोटोग्राफर, एज एन आर्टिस्ट जो आप कहना चाह रहे हैं इमेज के अंदर, वो बहुत अच्छे से आप डिस्प्ले कर पाएंगे, दिखा पाएंगे और उस तरह के फ़ोटोज़ को आप अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मैं एक बार एक शूट कर रहा था जहाँ पर मुझे चाहिए था एक स्पोर्ट्स लुक के अंदर एक लड़के का मॉडलिंग पोर्टफोलियो था, उसका बॉडी थोड़ा अच्छा था, बट उसको एक पिक्चर चाहिए था कि भाई मुझे मैं कहीं बैठा हूँ बॉक्सिंग रिंग के अंदर और वहाँ पर जो है मुझे पूरा एक रगेड लुक चाहिए, पूरा रफ लुक चाहिए, थोड़ा सा सिनेमैटिक भी और थोड़ा सा स्पोर्ट लुक भी आना चाहिए। तो अब मेरे पास में प्रॉब्लम ये था कि भाई मैं कहीं या तो इस तरह की बॉक्सिंग रिंग को जो है मैं जाऊँ वहाँ शूट करूँ, बट उतना बजट नहीं था। तो मैंने कोशिश की, उस शॉट को इमेजिन किया शूट के पहले कि भाई मैं कैसे अपने स्टूडियो के अंदर ही वो सारी चीज़ें जो है अरेंज कर सकता हूँ। तो वहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने जो लाइट स्टैंड होते हैं वहाँ पर मैंने कुछ रस्सियाँ खरीद के लाया, उसे मैंने रस्सियों से जो है बिल्कुल उस तरह का लुक देने की कोशिश की कि जैसे कि कोई ये एक बॉक्सिंग रिंग है। और वहाँ पर मैंने अपने मॉडल को स्टूल पर बैठाया और आप जैसे इमेज में भी देख पा रहे हैं, और वहाँ पर पूरा जो अटायर था उसको बॉक्सिंग का जो बॉक्सिंग ग्लव्स थे या जो बॉक्सिंग का उसका जो किट था वो उसने पूरे अच्छे से पहना। और वहाँ पर हमने थोड़ा मेकअप को यूज़ किया, थोड़े आइज़ को थोड़ा सा रफ बनाया, थोड़ा सा आइज़ के अंदर थोड़ा सा जो है हमने उसके साथ प्ले किया, थोड़ा स्किन को जो है हमने स्किन के ऊपर थोड़ा कलर वलर लगा के जो है इस तरह का लुक दिया जो बहुत ही सिनेमैटिक था। तो ये जब शॉट मैं ले रहा था तो ये सारा मैंने शूट के पहले ही अच्छे से इमेजिन किया था। हालांकि जो जिस तरह से मैंने इमेजिन किया था वो 100% तो नहीं मिला, लेकिन लगभग मैं कह सकता हूँ कि 80% मुझे वो शॉट मिला जिस तरह से मैं चाह रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों ये सैंपल दिखाने का मतलब ही ये है कि आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अब शॉट अलग अलग तरह के होते हैं, ज़रूरत इस बात की कि जब आप अपने शॉट को आप पहले से इमेजिन करते हैं तो वहाँ आपको पता चलता है कि आपको किस किस प्रॉप्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, किस तरह का जो है लोकेशन की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, किस तरह का आपको माहौल चाहिए वहाँ पे। और वहाँ पर जितना आप इमेजिन करेंगे उतनी सारी चीज़ें आप आसानी से वहाँ पर अवेलेबल करवा पाएंगे। और जब आप फाइनली ये जब शॉट टेक करते हैं, यानी कि जब आप इस पिक्चर को शूट करने जाते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें आपको बहुत आसान नज़र आती हैं क्योंकि आपका होमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पर दोस्तों ज़रूरत इस बात की है कि आप जो भी पिक्चर्स ले रहे हैं वहाँ पर आपको अपने शॉट्स को इमेजिन करना आप ज़रूर सीखिए दोस्तों। प्रैक्टिस लगती है, थोड़ी तकलीफ़ होती है, कई बार फेल भी होते हैं, बट ये चीज़ आपको आगे बहुत काम आने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल की दोस्तों, और ये स्किल ऐसा है कि जो आपके प्रोडक्शन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये दोस्तों, यू हैव टू मैनेज एंटायर शूट इन सर्टेन फिक्स टाइम। अब यहाँ दोस्तों फ़ोटोशूट में टाइमिंग का बहुत ही एक बड़ा खेल होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो ये कि दोस्तों जब भी आप कभी भी अपना फ़ोटो शूट करते हैं तो कोशिश करिए कि आप उस फ़ोटो शूट को ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे में या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप पकड़ के चलिए 11-12 घंटे में ख़त्म कर दें। अब यहाँ पर जो टाइमिंग का खेल है दोस्तों वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब भी आप चाहे आप प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, मॉडल का पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं, या आप कोई ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, आप अपने मॉडल को कॉल करते हैं, सुबह कॉल टाइम देते हैं 9:30 या 10 बजे का, लेकिन आपका पहला शॉट होता है करीब 2 बजे। अब इसके बीच का जो टाइम है वो आपने निकाल दिया मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, लाइटिंग के अंदर और अपने सेट वेट को लगाने में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मॉडल आपका आ रहा है या आ रही है उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो पहले 4-5 घंटे में सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि पहले 4-5 आवर्स के अंदर जो है मॉडल के अंदर जो है उत्साह भी होता है, उसके अंदर एक एनर्जी भी होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता रहता है, टाइम ढलता रहता है, तो मॉडल को थोड़ी सी बोरियत या उसका एनर्जी लेवल हम कह सकते हैं डाउन जाता है। तो अगर आपको उसके अच्छे एक्सप्रेशंस चाहिए, अगर आपको मॉडल के पूरे एनर्जी को कैप्चर करना है और आपको जो मॉडल का जो एक्चुअल में जिस वजह से आपने उसको हायर किया है
वो सारी परफॉर्मेंस निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर आपको जो टाइमिंग है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने मान लीजिए आपको 2 घंटे बाद या 2 बजे ही शॉट लेना है, तो आप मॉडल को जो है कम से कम 2 घंटे पहले बुलाइए, ताकि उसका 1 घंटा 1.5 घंटा मेकअप हेयर स्टाइलिंग में जाए, ना कि वो 4 घंटा सिर्फ वेट कर रही है कि आप पहला शॉट कब लेंगे। तो टाइमिंग का खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ टाइमिंग की मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स के पास में जो है अपने खुद के स्टूडियोज़ नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर अपने स्टूडियोज़ हायर करते हैं। तो ज़्यादातर जो स्टूडियो हायर करते हैं, जैसे मुंबई दिल्ली जैसे शहर में, तो वो ज़्यादातर 8 घंटे के लिए मिलते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उस 8 घंटे में सारा काम खत्म कर लें, अदरवाइज़ आपको बाद में जो है काफ़ी सारे चार्जेस भरने पड़ते हैं पर आवर के हिसाब से। अलग अलग स्टूडियो का अलग अलग रेट होता है, लेकिन जो ओवरऑल टाइमिंग है दोस्तों, यहाँ पर टाइमिंग डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस के साथ। तो जितना आप उसका एनर्जी को कैप्चर करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपको डेफिनेटली आपके काम में दिखाई देती है। और कई बार ये होता है कि हमने मॉडल को बिल्कुल एकदम आप आराम से शूट कर रहे हो, कोई एनर्जी लेवल दिखाई नहीं दे रहा पिक्चर में, तो आपने कितना भी अच्छा सेट लगाया हो, कितने भी अच्छे आपने फ़ोटोज़ लिए हो और कितने भी अच्छी आपने लाइटिंग यूज़ की हो, लेकिन अगर मॉडल ही वहाँ पर डल नज़र आ रही है, तो आपकी सारी फोटोग्राफी का मज़ा ख़राब हो जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्तों, वो है अंडरस्टैंड कलर्स इन फोटोग्राफी। दोस्तों फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट कलर्स। हालांकि ब्लैक एंड वाइट का एक अलग ही मज़ा है, लेकिन कलर्स के अंदर भी जो है, अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आपको पता है कलर्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं अपनी फ़ोटोज़ में, तो वहाँ पर आपकी पिक्चर में लग जाते हैं 4 चांद। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बात को समझना है कि कलर्स को किस तरह से यूज़ करना है। आप देखें कि मॉडल के कपड़े किस तरह के हैं, या आपने बैकग्राउंड्स किस तरह के यूज़ किए हैं। स्टूडियो में शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देखिए आपके सीमलेस बैकग्राउंड का जो कलर है वो मॉडल के कलर के साथ में मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है बैकग्राउंड किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसके कलर्स किस तरह से निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कलर्स को जो है बहुत माइन्यूटली जो है आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो आप जितना ऑब्जर्वेशन अपना अच्छा रखेंगे, जितना आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास की चीज़ें, मॉडल की एक्सेसरीज़, मॉडल के कपड़ों का कलर और उसके साथ यूज़ होने वाले बैकग्राउंड्स, तो यहाँ पर आपके जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही एक जो बोलते हैं एक अच्छी फिनिश के साथ दिखाई देंगे। तो कलर्स को जो है थोड़ा दोस्तों, कलर्स पे थोड़ा ध्यान देना आप शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपकी फ़ोटोज़ जो है वो बहुत ही अलग निकल के आएंगी। अब जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्तों, वो है टीम मोटिवेशन। अब टीम मोटिवेशन से क्या मतलब है दोस्तों, होता ये है कि जब आप काम करते हो अपने लोगों के साथ में, जिसमें आपके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, आपके हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, आपके मॉडल्स होते हैं, आपका कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट होता है, या फिर आप जहाँ भी शूट कर रहे हैं वहाँ से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं। लेकिन ये मैंने मेजर आपको 4-5 लोग बता दिए जो हमेशा आपके साथ में काम करते हैं। तो यहाँ पर उनको मोटिवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने किसी मेकअप आर्टिस्ट को हायर कर लिया, किसी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट को हायर कर लिया, किसी हेयर स्टाइलिस्ट को, अब वो अपने हिसाब से जो उसको ठीक लग रहा है वो करता जा रहा है और अब वहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तो अब इसमें होता ही है कि आपको हमेशा उनको एक मोटिवेट करना है, उनको बताना है कि भाई हमें वेरिएशंस चाहिए और आपको क्या चाहिए वो आपको उन्हें बताना ज़रूरी है। इससे क्या है, उनको भी एक मोटिवेशन रहता है कि अच्छा आज मेरे लिए ये चैलेंज है, मुझे इस तरह की हेयर को क्रिएट करना है, या मुझे मेकअप के अंदर इस तरह का मेकअप को ट्राई करना है, चाहे वो लिपस्टिक कलर हो या आई से रिलेटेड मेकअप हो, या फिर जो है अलग तरह का कुछ उसमें एक्सपेरिमेंटल मेकअप करना हो। तो यहाँ पर आपको उनको मोटिवेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो जो कुछ कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, कई बार वो भी ठीक होता है, कई बार आपको उनको उतनी फ्रीडम देनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर जो है कैप्टन ऑफ द शिप हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। लेकिन आप उनको, जब आप कोई चैलेंज देते हैं, आप उनको अच्छे से मोटिवेट करते हैं, तो वो भी काम बहुत अच्छे से निकाल के देते हैं आपको। इसी तरह से कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है, तो उसके साथ आप पहले बैठ के सेटिंग करिए शूट के पहले कि भाई आपको किस तरह के कॉस्ट्यूम्स चाहिए, मॉडल की फिटिंग कैसी है। इससे आपका जो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है वो भी काफ़ी मोटिवेट रहेगा, उसको भी काफ़ी मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मेरा फोटोग्राफर जो है बहुत डिटेलिंग में काम करता है, उसे पता उससे ये उसके अंदर एक एनर्जी लेवल अलग से रहेगा कि भाई जब फोटोग्राफर इतना इंटरेस्ट ले रहा है, इतना इन्वॉल्व हो रहा है कॉस्ट्यूम्स के अंदर, तो मुझे भी अच्छे से परफॉर्म करना है, मुझे भी अच्छे से कलर्स, अच्छे से पैटर्न, अच्छे डिज़ाइंस मुझे अपने फ़ोटोशूट के अंदर लेके आने हैं ताकि मॉडल्स खूबसूरत लगें। तो यहाँ पर दोस्तों मोटिवेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ख़ुद को भी हमें मोटिवेट रखना चाहिए, क्योंकि हर शूट एक चैलेंज होता है, हर शूट के अंदर एक अलग जो है उसका एक अलग फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर अपने क्रू को, अपनी टीम को मोटिवेट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक स्किल होता है, और हर फोटोग्राफर की स्किल सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप आए, आपने हेलो हाय किया और सब अपने अपने काम पे लग गए, कोई एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक दोस्ताना व्यवहार करना और सबको साथ में लेके चलना, सबको मोटिवेट करना, तो ये एक बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी सक्सेसफुल फोटोग्राफर की। अब बात करते हैं अगले स्किल की। इस स्किल के अंदर आपको आना चाहिए दोस्तों
यू हैव टू फेस ऑल काइंड ऑफ फोटोशूट चैलेंजेस। अब फोटोशूट चैलेंजेस ऑल काइंड के कैसे होते हैं दोस्तों, कई बार कैसा होता है कि हमें असाइनमेंट तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो हम मॉडल को शूट कर रहे हैं वो इतना अप टू द मार्क नहीं है, यानी कि बहुत गुड लुकिंग या बहुत अबव एवरेज नहीं है, या एवरेज है, या एवरेज से भी थोड़ा कम है, या कई बार हाइट का प्रॉब्लम है, कई बार बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, कई बार स्किन टेक्सचर ठीक नहीं है, कई बार जो है लुक्स जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि भाई क्लाइंट पैसा तो दे रहा है आपको, लेकिन आपके सामने ये चैलेंज आता है कि भाई इसको अच्छा कैसे दिखाएं। तो यहाँ पर अगेन आपको जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। अब यहाँ पर आपको इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अब आपके पास जो टीम है आपकी, आपके जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, आपका जो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है, और जो आपके लिए प्रॉप्स का इंतज़ाम कर रहा है, या आप जिस भी तरह की प्रॉप्स को यूज़ कर रहे हैं उसे किस तरह से आपको मिक्स करना है उस मॉडल के साथ में, जिससे पिक्चर्स जो हैं एक एवरेज लुकिंग मॉडल, एक बिलो एवरेज लुकिंग मॉडल भी जो है लार्जर देन लाइफ दिखाई दे। तो यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कई बार मॉडल्स के पर्सनैलिटी को लेके चैलेंज होता है, तो कई बार जो है लाइटिंग कंडीशंस को लेके चैलेंजेस आ जाते हैं कि भाई आप ऐसी जगह पे शूट करें जहाँ पर मान लीजिए आप आउटडोर में शूट करने गए, बैड वेदर आ गया, वेदर ठीक नहीं है, आइडियल लाइटिंग कंडीशन नहीं है, तो वहाँ पर आपको आपके पास में अगर एक्सटर्नल फ्लैश है, अगर एक्सटर्नल आप आउटडोर ऑफ कैमरा फ्लैश लेके जा रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर वो सब नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से आपको अपने आगे के शूट को एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह के जो चैलेंजेस है दोस्तों, इसके लिए आपको हमेशा तैयार होना चाहिए, और हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए अपने काम को लेके। अगर कोई प्रॉब्लम है शूट में तो उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने काम के अंदर जो है उसका असर नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो चैलेंजेस अलग अलग तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा सक्सेसफुल फोटोग्राफर वही होता है जो हर तरह के चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार होता है और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो हमेशा आएंगी ही, क्योंकि फोटोग्राफी एक क्रिएटिव प्रोफेशन है, लेकिन हमें हमेशा सोल्यूशन की ओर देखना चाहिए। अब दोस्तों बात करें अगर अगले स्किल की, तो ये स्किल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर फोटोग्राफर देना चाहिए, जिसे हम कहते हैं हैंडलिंग योर फोटोज़ विद फोटो एडिटर। अब यहाँ पर जो फोटो एडिटर है दोस्तों, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फ़ोटो एडिटिंग में। अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, पिक्चर्स को शूट किया और सेलेक्ट करके पिक्चर्स देते हैं फोटो एडिटर को, और सोचते हैं कि बस अब वो कुछ जादू करके आपको है पिक्चर्स अच्छी करके दे देगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो दोस्तों कि आपने उन पिक्चर्स को दे तो दिया, अब फोटो एडिटर उन सबके साथ क्या कर रहा है उसके ऊपर आपका कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं होते हैं। यानी कि आप देखते नहीं कि वो क्या कर रहा है, और फाइनली वो एक दिन आपको इमेजेस थोड़े दिनों के बाद करके देता है और आप देखते हो कि उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, या वो फोटोज़ उस तरह के नहीं लग रहे हैं जिस तरह के आपने शूट किए थे, या तो वो लग रहे हैं कम्प्लीटली डिफरेंट, या फिर वो जो आपका जो थॉट था उस पिक्चर को लेते वक्त वो थॉट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि आप खुद अपनी इमेजेस को प्रोसेस करें, यानी कि रॉ इमेज पे शूट करें और रॉ फॉर्मेट पे शूट करें, खुद उसे प्रोसेस करें ताकि आपका कमांड जो है इमेज पे रहे। और उसके बाद जब भी आप अपने पिक्चर्स को अपने फोटो एडिटर को दे रहे हैं तो वहाँ पर आप उसको इंस्ट्रक्शंस के साथ में जो है वो पिक्चर्स दीजिए। यानी कि कोई भी आपने पिक्चर दिया तो आपको मेंशन करना है कि भाई नोज़ के साथ क्या करना है, लिप के अंदर क्या सुधार करना है, या उसका जो फेस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रिमूव करनी है या ऐड करनी है, स्किन का टेक्सचर जो है वो किस तरह से मैनेज करना है, या जो ड्रेसेस उसने पहनी है उनके कलर्स को कैसे हैंडल करना है, या फिर जो बैकग्राउंड है उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो जब आप इंस्ट्रक्शंस देंगे अपने एडिटर को तो एडिटर को समझ में आएगा कि वो टू द पॉइंट अब काम करेगा। उसे पता है कि भाई मुझे 10 इंस्ट्रक्शंस मिले तो इन 10 इंस्ट्रक्शंस को मुझे अच्छे से फॉलो करना है। तो फोटो एडिटिंग जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उतना ही जितना कि आपका फोटो शूट। तो यानी कि 50% आपका फोटो शूट होता है और 50% आपकी फ़ोटो एडिटिंग। अगर दोनों ही चीज़ अच्छी हैं तो पिक्चर अपनी जो है पूरी कंप्लीटली एक मुकम्मल नज़र आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हैंडल कैसे करना है अपने फ़ोटो एडिटर को, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप उसको सीखिए और उसके साथ 4-5 सैंपल्स मंगाइए, उनको बोलिए कि भाई 4-5 सैंपल दिखाइए एक ही इमेज के, कौन सा इमेज बढ़िया है। इससे आपका जो फोटो एडिटर है उसको भी लगेगा कि भाई हाँ, मेरा जो फोटोग्राफर है वो इस एडिटिंग के काम में बहुत इंटरेस्ट लेता है, तो वो भी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। हो सकता है आपको एडिटिंग पे अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़े दोस्तों, बट ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है आपकी फोटोग्राफ्स को बेटर बनाने के लिए, और इससे आपको आगे काम भी आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल की। वो ये है दोस्तों कि एक फोटोग्राफर को पता होना चाहिए कि उसको अपने मॉडल्स की बॉडी लैंग्वेज को कैसे हैंडल करना है। यहाँ पर दोस्तों बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फोटोशूट के अंदर। सो एक स्किल्ड फोटोग्राफर में एक एबिलिटी होती है कि उसे पता होता है कि अपने मॉडल को कैसे डायरेक्ट करना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे निकालना है फोटोज़ के अंदर। अब आपने कितने भी अच्छे कपड़े दिए हो मॉडल को, कितनी भी अच्छी लोकेशन पे आप शूट कर रहे हो, अगर आपका मॉडल जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है
तो सारी पिक्चर जो है वो बहुत ही डल नज़र आती है, उन पिक्चर्स के अंदर कोई एनर्जी नज़र नहीं आती और अच्छे खासे जो है शूट का जो है बिल्कुल काम तमाम हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इस बात को सीखना होगा कि भैया पोजिंग कैसे करवानी है और किस मॉडल पे किस तरह की पोजिंग अच्छी लगेगी, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज, किस तरह की पर्सनैलिटी पे जाएगी। तो यहाँ पर अगेन एक चीज़ निकल के आती है, वो है दोस्तों आपका ऑब्जर्वेशन। अब आप अपने सब्जेक्ट को कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में ये एक एबिलिटी है कि आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपने मॉडल का जो बेस्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसको आप बिल्कुल निकालने में कामयाब रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इस बात का पता होना चाहिए, आप जो भी फोटो शूट कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ भी आप फोटो शूट कर रहे हैं, वहाँ पर इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आपको बॉडी लैंग्वेज पे कैसे काम करना है। तो उम्मीद है आज आपको मेरी सारे जो मैंने 7 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन पे काम करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली आपका स्किल्स जो है एज अ फोटोग्राफर वो बहुत आगे बढ़ेगा और आपकी फोटोग्राफी में देखना दोस्तों कितना चेंज आता है। उम्मीद है आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।